हेलो बच्चों, बेटा आज लाइव क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसके कारण मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये लेक्चर जैसे ही आपको मिले, आपको इस लेक्चर को कायदे से विधिवत देखना है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये लेक्चर पूरे सॉल्यूशन के चैप्टर को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन वाला चैप्टर, हम लोग डील कर रहे थे बोले तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, राइट बेटा। इसमें हम लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डील कर चुके थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डील कर चुके थे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी डील कर चुके थे। 3 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने खत्म कर ली थी। लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रह गई थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज बेटा उसी को डील कर लेते हैं। आज के लेक्चर में यहाँ पर हम लोगों को 2 बातें डील करनी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, एंड वांट ऑफ फैक्टर। बिना वांट ऑफ फैक्टर के पढ़े आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस लगाने में, इसलिए दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। 4th कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सुनो बेटा, जैसे हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने जाना, बिल्कुल वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, ओके बेटा। तो साथ में लिखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a substance in liquid phase, in its liquid phase, become equal to solid phase। यस बेटा, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब बॉइलिंग पॉइंट की हम लोगों ने बात करी थी तो लिक्विड को अपन ने गर्म किया, उसने वेपर बनाया, मतलब वो गैस में गया। तो वहां पर डेफिनेशन बनी कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीजिंग की, जमाने की बात कर रहे हैं लिक्विड को, मतलब लिक्विड कन्वर्ट किस में हो रहा है, सॉलिड में। तो अब हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमेशा ध्यान रखना कि सॉलिड फेज की जब हम बात करते हैं, इट इज ऑलवेज फ्रोजन सॉल्वेंट, जमा हुआ सॉल्वेंट, दैट इज सॉलिड सॉल्वेंट। मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मेरी बात समझना। जैसे मान लो हमारे पास प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो हमने प्योर वाटर को, प्योर सॉल्वेंट को ठंडा करना चालू किया। जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर सॉलिड वाटर के बराबर हो जाए, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहीं पर एक अगला पॉइंट सा समझना, मेरे पास एक ग्लास है जिसमें पानी है और पानी में हमने एक चम्मच शक्कर घोल दी, सॉल्यूशन बना लिया। अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हमने टेम्परेचर कम करना चालू किया। जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब समझ लीजिए साफ साफ, लिक्विड फेज अपन प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, अपन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बट जब सॉलिड फेज की बात आएगी तो सॉलिड फेज इज ऑलवेज सॉलिड सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है। हम लोग कभी सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे कि वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्यूशन के बराबर हो जाए, नहीं, हम लोग हमेशा बोलेंगे सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर हो जाए। और सॉलिड फेज का मतलब क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सबको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो कैसे डिफाइन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को? सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ H2O in liquid phase becomes equals to vapor pressure of solid phase या solid solvent, राइट? मतलब लिक्विड कौन है? वाटर, प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन जब अपन सॉलिड फेज में आए, अपन क्या बोल रहे हैं? सॉलिड सॉल्वेंट बोल रहे हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहां पे दूसरा डेफिनेशन लिखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of its liquid phase और इस समय लिक्विड फेज क्या है? सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज दैट इज सॉल्यूशन becomes equals to vapor pressure of solid solvent। आप देखिए, सॉलिड फेज या सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड फेज में आप हमेशा क्या लेते हैं? सॉलिड सॉल्वेंट को लेते हैं। और लिक्विड फेज आप देखिए, लिक्विड फेज प्योर वाटर भी हो सकता है, लिक्विड फेज सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन जो सॉलिड फेज है वो हम लोग हमेशा लेते हैं सॉलिड सॉल्वेंट, चाहे प्योर लिक्विड को आप जमाओ और चाहे सॉल्यूशन को आप जमाओ। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, व्हाट इज वेपर प्रेशर? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। लिक्विड फेज मे बी प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड फेज मे बी सॉल्यूशन, बट सॉलिड फेज इज ऑलवेज सॉल्वेंट, राइट बेटा? आप देख लीजिए, दोनों एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। जब मैं वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को ले रहा हूं, लिक्विड फेज इज प्योर वाटर, सॉलिड फेज इज अगेन सॉलिड सॉल्वेंट। और जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, लिक्विड फेज इज सॉल्यूशन बट सॉलिड फेज इज अगेन सॉलिड सॉल्वेंट। तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, तो आइए एक बार कंपैरेटिव स्टडी हो जाए ताकि आपको याद ना करना पड़े। ये लिक्विड है, बॉइलिंग का मतलब इसको वेपोराइज किया, और फ्रीजिंग का मतलब इसको जमाया। तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात चलेगी तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात चलेगी तो इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। उसे हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ओके बेटा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, अब यहीं पर एक बात सुनना, आप लोगों ने जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था तो वहां पर आपको मैंने ग्राफ पढ़ाया था वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। मैंने आपसे बोला था कि मान लीजिए ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 एटमॉस्फेयर, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। हमने जब प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा गया, प्योर सॉल्वेंट। तो जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर घोली और सॉल्यूशन बनाया, आपको मालूम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कुछ कम होगा, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे से पास होगा। और जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से थोड़ा ज्यादा हो गया, और इसी को हम लोगों ने नाम दिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड जमेगा सॉलिड में। अब सॉलिड हम लोग हमेशा क्या लेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट। तो सुन लो, माना बेटा कि ये लाइन है सॉलिड सॉल्वेंट की। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये लाइनें कैसे खींच दे रहे सर आप। तो बेटा ये फेज डायग्राम है जो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है, ये फेज डायग्राम है। हम लोग अपने टॉपिक पर मेन फोकस करें। अब अगर तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करना है तो इनके वेपर प्रेशर को कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, इतना कम करो कि इनका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो सुनना बेटा, अगर हम इस ग्राफ को आगे की तरफ ले जाए, आगे की तरफ ले जाए, तो देखिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर इस पॉइंट पर हुआ। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको देखना है तो इसको भी इसी के बराबर लाना पड़ेगा। तो इसको जब अपन ने पीछे की तरफ मैं ले गया तो ये यहां पर इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई ना बेटा, इसी कमी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी कमी को कहते हैं, ये जो डिप्रेशन हुआ इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट बेटा, अगर मैं इस सॉल्यूशन में 1 चम्मच शक्कर और घोल दूं, सॉल्यूशन को और गाढ़ा कर दूं, कंसंट्रेट कर दूं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। यस, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। राइट बेटा, तो ये एक ग्राफ आप दोबारा से बनाएंगे कॉपी पर, ये एक ग्राफ आप दोबारा से बनाएंगे। मैं अपनी बातों को फिर से बोलना चाहता हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। दिस इज अ लिक्विड फेज। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब गर्म करके गैस में बदलना है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ठंडा करके सॉलिड में बदलना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। बाबा समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी होती है उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट में जो घटोत्तरी होती है उसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बेटा, तो यहां पर एक रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि कंसंट्रेशन हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, शक्कर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूशन को जैसे जैसे गाढ़ा करते चले जाएंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वैसे वैसे कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर जैसे जैसे कम होता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वैसे वैसे कम होता जाएगा। टी नॉट तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू हो गई। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये गैप वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यस, ये देखिए बेटा। ओके, ध्यान रखना बेटा, टी नॉट ये डिनोट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, ये टी नॉट डिनोट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, ये टी एस डिनोट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को, और ये टी एस डिनोट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। राइट, मैंने एक ही ग्राफ में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोबारा रिवाइज करा दिया और नई चीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ा दिया। ओके बेटा, तो दिस इज अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बेटा, अब इसी को अपन आगे लेके चल रहे हैं। जो कुछ भी था फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा वो इतना ही था। बाकी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल फोटोकॉपी है उसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए जरा देखते हैं बेटा, इसको मैं हटाना चाहूंगा। राइट, जैसे देखो बेटा, हम लोगों ने जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा
तो डेल्टा टीबी को हम लोगों ने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन दैट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हम लोग लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो किसके बराबर होगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, छोटी वैल्यू कौन सी है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन दैट इज मोलैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोगों ने हटाया, तो यहां पर एक कांस्टेंट लिखेंगे KF। यस, ये देखिए बेटा, जैसे वहां पर हम लोगों ने कांस्टेंट लिखा था KB, यहां पर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट KF। KB को हम लोग कहते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, KF को हम लोग बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर KB के बारे में मैंने यही लिखवाया था, यहां पर KF के बारे में मैं यही लिखवा रहा हूं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अगर आप बदलेंगे तो KB का वैल्यू भी बदल जाएगा, KF का वैल्यू भी बदल जाएगा। वाटर के लिए अपन को याद होना चाहिए, फॉर वाटर KF का वैल्यू होता है डियर 1.86। बात करेंगे यूनिट की। डेल्टा डिफरेंस इन टेम्परेचर, चाहे सेल्सियस में बोलो चाहे केल्विन में बोलो, दोनों बातें सेम होती है, मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं। इंडिविजुअल टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में अलग है, केल्विन स्केल में अलग है, 273 ऐड करना पड़ता है। बट डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में रख के माइनस कर दो और चाहे केल्विन में बदल के माइनस करिए, डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट अपॉन मोलैलिटी का यूनिट, तो हम लिख सकते हैं, चाहे लिख दो डिग्री सेल्सियस पर मोलल और चाहे लिख दो केल्विन पर मोलल। ओके बेटा, जैसे KB के बारे में बताया वैसे अपन ने KF के बारे में आपको बता दिया, राइट। अच्छा, एक बात बेटा और सुनिएगा ध्यान से जरा, अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी निकालना आप लोगों को आता है, मोलैलिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मेरी बात ध्यान समझना, ग्राम में रखेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बात बताओ बेटा, आपने जो लिखा पर मोलल, अगर मोलल को भी फर्दर हम ओपन करें तो मोलल की जगह लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। क्या लिख सकते हैं, मोल पर किलोग्राम। तो जब यहां पर मोल पर किलोग्राम लिखोगे तो किलोग्राम ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। KF या KB की यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट बेटा। तो दिस इज अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा एक बार, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से अपने छात्रों को वापस से लेकर आ रहा हूं, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। फिर चाहे ये लिक्विड प्योर सॉल्वेंट हो चाहे ये लिक्विड सॉल्यूशन हो, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, बट सॉलिड फेज इज ऑलवेज सॉलिड सॉल्वेंट होगा, राइट। हमारे छात्र देख सकते हैं, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाओगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बढ़ोतरी को कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की घटोतरी को कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और मैं हमेशा कहता हूं डेल्टा टी भी जब निकालोगे हायर माइनस
लोअर। डेल्टा टी जब निकालोगे तो हायर माइनस लोअर, घटाएंगे हायर से लोअर को ही घटाएंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो टीएस माइनस टी नॉट करेंगे, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है तो टी नॉट माइनस टीएस करेंगे। एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, आप इन इंडिविजुअल टेम्परेचर्स को सेल्सियस में रखो, नो इशू, इनको केल्विन में बदल के रखो, नो इशू, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए डेल्टा टी का यूनिट चाहो तो बोल दो डिग्री सेल्सियस, चाहो तो बोल दो केल्विन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक दो बातें बेटा और है यहां पर, जब देख लीजिएगा, एक दो बातें और है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। जैसे बेटा एक दो बातें यहां पर और जब लिखेंगे, जैसे याद करिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो केबी की मैंने वैल्यू लिखवाई थी, ट्रिक बताई थी थार। यहां पे ट्रिक तो कोई नहीं बताएंगे, बट यहां पर इतना बताना चाहेंगे कि केएफ की मैक्सिमम वैल्यू होती है फॉर कैम्फर। कैम्फर के लिए केएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है अप्रॉक्स 40। हेंस कैम्फर is used as solvent to calculate molecular weight of organic molecule। क्योंकि केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेप्थलीन जैसे हो गया, उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम कैम्फर को ऐसे सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं रास्ट कैम्फर मेथड। इसे हम लोग कहते हैं रास्ट कैम्फर मेथड। राइट बेटा, तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, वाटर का केएफ का वैल्यू 1.86 और कैम्फर के लिए केएफ का वैल्यू लगभग होता है 40। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में अंडर द नेम रास्ट कैम्फर मेथड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, CaCl2.6H2. It is used to remove ice from road in cold countries. In cold countries, इसीलिए बच्चों इसका नाम हम लोग बोलते हैं डी आइसिंग एजेंट। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? बहुत ही छोटी सी बात है भाई, ठंडे देश है, वहां का टेम्परेचर है मान लो -5 डिग्री सेल्सियस। अब -5 पानी जम जाता है 0 डिग्री पर, तो वहां पे रोडों में क्या होती है, बर्फ जो है जम जाती है, जिससे यातायात बाधित हो जाता है, गाड़ियों के आवागमन में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि रोड पे क्या जमी है, बर्फ जमी हुई है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम लोग कैल्शियम क्लोराइड या नमक को छिड़कते हैं, और नमक को छिड़कने पे क्या होगा, अभी आपने देखा कि जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने जब नमक को या कैल्शियम क्लोराइड को सड़क पर फेंका तो जो पानी 0 डिग्री पे जम रहा था, नमक के जाते ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब वो पानी जमेगा -10 डिग्री सेल्सियस पर। वातावरण का टेम्परेचर उस ठंडे देश में कितना था, -5। फ्रीजिंग पॉइंट तुमने कितना कर दी घटाकर, -10। तो क्या अब ये पानी जमेगा, नहीं जमेगा, ये नालियों के रास्ते जो है बर्फ पिघलकर निकल जाएगी। इसीलिए हम लोग CaCl2 का और नमक का प्रयोग करते हैं सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए। ये जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को इतना कम कर देगा कि वातावरण के टेम्परेचर से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, बर्फ जो है जमेगी ही नहीं, तुरंत पिघलकर नालियों के रास्ते से निकल जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डी आइसिंग एजेंट। बिल्कुल सेम फंडा बच्चों होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का, बिल्कुल सेम फंडा होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। लिखेंगे यूज्ड इन कार रेडिएटर, यूज्ड इन
car radiator in cold countries, of course, in cold countries, used in car radiator in cold countries to decrease freezing point. एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कार रेडिएटर में। कार के इंजन के आगे एक रेडिएटर लगा होता है जिसमें पानी भरा होता है। पानी सर्कुलेट होकर इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। अगर ये पानी जम गया तो इंजन ठंडा ही नहीं रह पाएगा। तो अब ये पानी जमने ना पाए तो अगेन हमने इसमें डाल दिया एक सॉल्यूट एथिलीन ग्लाइकोल। अंदर गया, फ्रीजिंग पॉइंट को बिल्कुल घटा दिया, कम कर दिया। अब ये पानी जमेगा नहीं, और जब पानी जमेगा नहीं तो आराम से इंजन काम करता रहेगा, राइट। तो एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं कार रेडिएटर में टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए एथिलीन ग्लाइकोल को बच्चों हम लोग कहते हैं एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज। और इसी का एक नाम और होता है कूलेंट प्री स्टोन, कूलेंट प्री स्टोन इसी का नाम होता है। और मैं यहां पर इसी में लिखिएगा, मैं यहां पर एक एनसीईआरटी का पॉइंट और बताना चाहूंगा, अल्दो मैं लिखवा चुका हूं, आप इसी में नीचे लिख लीजिएगा 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन freezes at माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस। अगर 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले लें, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में अगर 35 ml एथिलीन ग्लाइकोल आप डाल दें तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जीरो पर क्या, माइनस के 10 पर भी पानी जमने नहीं पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी फ्रीज या कूलेंट प्री स्टोन, राइट बेटा। आइए, तो कुल मिलाकर आज आप लोगों ने ये देखा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जहां उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वहीं उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसीलिए हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो भूलने की जरूरत ही नहीं है, शब्दों का प्रयोग ही किताबों में इतना अच्छा है कि हम भूल ही नहीं सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। इसे हम लोग कहते हैं डी आइसिंग एजेंट और इसे हम लोग कहते हैं एंटी फ्रीज या कूलेंट प्री स्टोन। ओके बेटा, इसी के साथ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म होता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं। आइए बेटा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा। मैं तो चाहूंगा वीडियो को पॉज करके इस सवाल को पहले अपने आप करना। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन करें वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, तो अपने आप करिएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल must be added in 4 kilogram of water so that it prevent from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे सवाल सुन लेना, फिर वीडियो को पॉज करके खुद करना है, ठीक। देखिए बेटा, क्वेश्चन सिंपल है। आपको वाटर का जो वेट दिया गया है, जो सॉल्वेंट का वेट दिया गया है, वो आपको 4 किलोग्राम दिया गया है। अब पानी है 0 डिग्री पर जम जाएगा।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसमें कितना एथिलीन ग्लाइकॉल डालें। एथिलीन ग्लाइकॉल डालोगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घटेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10 कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बढ़ाते जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता जाएगा। ठीक, अब सुनना, क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोग्राम वाटर में हम कितना एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दें कि जो सॉल्यूशन बने वो -6 पर भी फ्रीज ना हो, -6 पर भी फ्रीज ना हो। वेरी सिंपल आंसर, अगर हम 4 किलोग्राम पानी में इतना एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दें कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -6 के नीचे चला जाए तो यह सॉल्यूशन -6 पर भी फ्रीज नहीं होगा। अब सवाल यह है कि भाई -6 के नीचे तो कोई लिमिट ही नहीं है, -7, -8, -10, -15 कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस टेम्परेचर पर एग्जामिनर फ्रीज करने से रोकना चाहता है वही टेम्परेचर हम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को मान लेते हैं। क्लियर, मतलब जो टेम्परेचर पर वो चाहते हैं कि सॉल्यूशन फ्रीज ना हो, होना चाहिए उसके नीचे, बट हम उसी को मान लेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो कहने का मतलब बेटा क्या हो गया, देखिए बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। वेट ऑफ वाटर कितना दिया है, 4 किलोग्राम। किलोग्राम में रखोगे तो मोलैलिटी में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ग्राम में बदल के रखोगे तो मोलैलिटी में 1000 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। अमाउंट ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल अपन लोगों को निकालना है, और हम अपने छात्रों को कई बार बता चुके हैं एथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2OH, CH2OH, दिस इज एथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, फार्मूला डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF हायर माइनस लोअर हमेशा ध्यान रखिएगा, तो T0 माइनस TS बराबर KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को बेटा ओपन करो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और अगर ग्राम में रखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, रखेंगे वैल्यू। T0 0 माइनस TS -6 बराबर वाटर के लिए KF का वैल्यू 1.86। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट आपको निकालना है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 16 31, 31 दूनी 62 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम कितना है, 4 है, राइट बेटा। तो ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गई, प्लस, तो 6 में 62 इंटू 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1.86 नीचे आ जाएगा, दिस इज W, राइट बेटा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो बेटा, तो 6 इंटू 62 इंटू 4 ऑब्लिक 1.86, 800 ग्राम आंसर आ जाएगा। जगह नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, W इज इक्वल टू 800 ग्राम। दिस इज योर आंसर, राइट बेटा। चेक कर लीजिए, चेक कर लो बेटा, दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन से मैंने जो आपको सिखाने का चाहा, मैंने 2 चीजों पर मेनली फोकस किया है बेटा। एक चीज तो ये लिक्विड फेज कुछ भी हो जाए, प्योर हो जाए या सॉल्यूशन हो जाए, बट सॉलिड फेज हमेशा होगा सॉलिड सॉल्वेंट। एक चीज मैंने ये सिखाई। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते जाओगे, जहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वहीं फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, राइट। और सब कुछ नॉर्मली है, कुछ नई चीज तो बेटा है नहीं इसमें। तो इसी के साथ बेटा मैं कहूंगा
कि हम लोगों ने चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर ली बेटा, खत्म कर ली। एक चीज मैंने आपको यहां पर भी सिखाई कि जिस टेम्परेचर पर एग्जामिनर सॉल्यूशन को जमने से रोकना चाहता है, आप उसी टेम्परेचर को ले लेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, टीएस मान लेंगे, राइट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़े, अब सुनना बेटा ध्यान से। अब इस चैप्टर में जो आखिरी टॉपिक जो बचा हुआ है उसको देखिए बेटा। हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, पाई बराबर CST, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, KB इंटू मोलैलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, KF इंटू मोलैलिटी। देखिए आपको ध्यान होगा जब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने मेंशन किया था सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यस, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एक बात पर फोकस किया, हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब था जो पानी में जाकर अपने आयनों में डिसोसिएट ना हो, जैसे शुगर, यूरिया, केन शुगर वगैरह वगैरह। अब हमारा जो टॉपिक है कि अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल तो है बट इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, वो जाकर डिसोसिएट कर जाए तो क्या होगा। यस, मैं अपनी अगली हेडिंग जो शुरू करने जा रहा हूं कि इफ solute is non-volatile but electrolyte, हाँ अब जरा इस पर फोकस करिए, बिल्कुल आराम से सुनना। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट, NaCl ले लो, पानी में घोलोगे Na+Cl- में टूट जाएगा। अब सुनना, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट को बर्तन में डाला और सॉल्यूशन बनाया तो वो अंदर जाके डिसोसिएट हो गया। जब वो डिसोसिएट हो गया तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल हमारी सोच से ज्यादा हो गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा हो गई। हाँ, जब हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो हम जो सोचते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू आती है दोनों में अंतर होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं हमारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारी सोच और एक्चुअल वैल्यू दोनों सेम आ रही थी। अब हमारा सॉल्यूट हो गया इलेक्ट्रोलाइट, अब वैल्यू सेम नहीं आएंगी, ये अंदर जाएगा, टूटेगा, नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 मोल मैंने ग्लूकोज लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया और इसका मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। ये हमने इसका 1 लीटर या 1 किलोग्राम मान लीजिए वाटर में डिसॉल्व किया। तो जब डेल्टा टीबी आपने निकाला KB इंटू मोलैलिटी से तो इसका डेल्टा टीबी आया 0.52, मोलैलिटी बच्चों 1 हो गई। ठीक है, जानते हो बेटा, अगर यहीं पर अपन 1 मोल NaCl को जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, इसको अगर हम 1 किलोग्राम वाटर में डालें और एक सॉल्यूशन बनाएं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये कहती है कि इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्लूकोज की तुलना में जस्ट डबल है। यस, लगभग ये वैल्यू आ गई 1.04। यस, ये कैसे हो गया? अरे कैसे क्या हो गया भैया, NaCl जब पानी में जाएगा तो पानी में जाकर ये टूट जाएगा ना, Na+ और Cl-। तुम तो सोच रहे थे कि NaCl एक यूनिट है, लेकिन पानी में जाकर 1 यूनिट ने टूटकर 2 आयन दे दिए। मतलब जस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? डबल हो गई। हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ NaCl
बोले तो इलेक्ट्रोलाइट इज 2 टाइम्स टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, बोले तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यस, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल जब डबल हो गए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो गई, डबल हो गई, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो हम क्वेश्चनों को कैसे डील करें, क्योंकि हमारी सोच अभी तक लिमिटेड है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट और आंसर जो आ रहा है बिल्कुल अलग आ रहा है। तो जब भी हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा हमें सबसे पहले देखना होगा वॉन ट हॉफ फैक्टर, बोले तो आई। तो इस एग्जांपल से बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा आती है, डबल, ट्रिपल, 2.5 गुना, 3.5 गुना, वो डिपेंड करता है कि वो टूट कर कितने आयन दे रहा है। ओके बेटा, तो आइए अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे। तो हमारे सामने आएगा फैक्टर वॉन ट हॉफ फैक्टर। वॉन ट हॉफ फैक्टर जिसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, स्मॉल आई। ठीक है, कैसे डील करेंगे सुनिएगा बेटा। वॉन ट हॉफ फैक्टर आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। हाँ बेटा, एसोसिएशन की बात भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो सॉल्वेंट में जाके डाइमेराइज कर जाते हैं या ट्राइमेराइज कर जाते हैं, है ना, मतलब दो पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल में बदल गया, तो भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। जैसे आपने देखा होगा एसिटिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालने पर ये डाइमेराइज कर जाता है। तो दोनों सूरतों में, चाहे तुम टूटो और चाहे तुम जुड़ो, दोनों सूरतों में नंबर ऑफ पार्टिकल बदलेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदलेगी। तो I बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन। राइट बेटा, जैसे आप अगर देख सकते हैं अगर डिसोसिएशन का केस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बढ़ जाएंगे, बिफोर कम थे, एक पार्टिकल था, अंदर जाके टूट के 2 पार्टिकल में बदल गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर ज्यादा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है। तो इफ आई इज ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। और अगर एसोसिएशन हुआ कि पहले 2 पार्टिकल थे जुड़कर उन्होंने एक पार्टिकल बनाया, तो आफ्टर एसोसिएशन 1 पार्टिकल है, बिफोर एसोसिएशन 2 पार्टिकल थे, तो आफ्टर वाली वैल्यू छोटी है, बिफोर वाली वैल्यू बड़ी है, तो आई का जो वैल्यू आएगा लेस देन 1 आएगा। तो अगर आई का वैल्यू लेस देन 1 है इंप्लाइज एसोसिएशन टेक्स प्लेस। जैसे एसिटिक एसिड के केस में होगा, डाइमेराइज कर जाएगा। और अगर आई की वैल्यू 1 आ जाए तो 1 का मतलब आफ्टर और बिफोर वैल्यू सेम है, तो ना टूटा ना जुड़ा, मतलब सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यस, तो अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो हम सबसे पहले पैर पकड़ेंगे वॉन ट हॉफ फैक्टर के। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, जितने भी फार्मूले पढ़े, पाई बराबर CST, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलैलिटी, वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो ना टूट रहा हो, मतलब बिफोर वाली कंडीशन। लेकिन हमारा इलेक्ट्रोलाइट चूंकि टूट रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर बदल गए, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्चुअल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए आई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर, आफ्टर इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल, एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड
या एक्सपेरिमेंटल। और बिफोर का मतलब हो गया जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल। राइट, तो आई बराबर बन गया नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर। आफ्टर का मतलब हो गया एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वास्तव में हमें ऑब्जर्व होगी, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। बिफोर का मतलब फार्मूलों से जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए बेटा, इस सब डिस्कशन जो कुछ भी मैंने किया इसका सिर्फ एक सार है, बस आप फाइनली वो देखिए बेटा। अगर अपन इस आई में, इस वांट ऑफ फैक्टर में कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मतलब एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब फॉर इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू आई टाइम्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट जो टूट रहा है या जुड़ रहा है, दिस इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, जैसे देखिए बेटा, जैसे अगर हम बात करें एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर CST। ठीक, जैसे हम बात करें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब फॉर इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बराबर हो जाएगा आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सभी फार्मूलों में कुल मिलाकर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब फॉर इलेक्ट्रोलाइट बराबर हो जाएगा आई टाइम्स टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली, मतलब KB इंटू मोलैरिटी। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब फॉर इलेक्ट्रोलाइट बराबर हो जाएगा आई टाइम्स टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बस बेटा सिंपल सा पिछले 15 मिनटों से मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसका सार बस यही है कि जैसे तुमने देखा कि तुम्हारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ मत करिए, सारे फार्मूलों में आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बस आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर हम लोग आई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए आखिरी 5 मिनट में हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको सिखा दें और फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। राइट, आइए देखते हैं आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे। देखिए, तो 2 केस मैंने आपके सामने पेश किए, एक डिसोसिएशन का जब एक पार्टिकल टूटकर ढेर सारे पार्टिकल दे रहा है, और दूसरा एसोसिएशन का जब ढेर सारे पार्टिकल मिलकर एक पार्टिकल बना रहे हैं। तो पहले देखेंगे डिसोसिएशन का केस, डिसोसिएशन का केस जिसके लिए आई की वैल्यू आएगी 1 से ज्यादा, क्योंकि टूट जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो बाद वाले पार्टिकल ज्यादा है, बिफोर वाले पार्टिकल कम है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है। मैंने 2 केस बनाए। पहला, इफ 100% डिसोसिएशन, और दूसरा मैंने केस बनाया है इफ α% डिसोसिएशन। देखो बेटा, मान लीजिए कोई हमारे पास एक पार्टिकल है AN, राइट, ये 100% टूटकर N पार्टिकल दे रहा है, एक पार्टिकल से N पार्टिकल मिल रहे हैं और ये 100% टूट रहा है। तो ध्यान रखेंगे
वॉल्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो n के बराबर होगी। एक पार्टिकल के टूटने से हमें जितने पार्टिकल मिलेंगे दैट इज द वॉल्ट ऑफ फैक्टर I। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए NaCl ले ले, CaCl2 ले ले, या कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले लें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आप देखिए मान के चलते हैं कि अगर ये 100% डिसोसिएट करे तो एक NaCl टूट कर 2 आयन देगा, एक Na+, एक Cl-। N की वैल्यू हो गई 2 तो I की वैल्यू हो गई 2। एक कैल्शियम क्लोराइड टूट कर 3 आयन देगा, एक कैल्शियम आयन, 2 क्लोराइड आयन, N की वैल्यू 3 हो गई तो I की वैल्यू भी 3 हो गई। एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड का मॉलिक्यूल बर्तन में जाकर 5 आयन देगा, 4 पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो N की वैल्यू हो गई 5 तो I बराबर भी हो गया 5। ओके बेटा, तो अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू N के बराबर हो जाती है। अच्छा, इफ α% डिसोसिएट, मतलब केस तो वही बनेगा, एक पार्टिकल था जो पूरा नहीं टूटा, पार्सली टूटा और टूटकर इसने n पार्टिकल दिए, तो यहां पर जो I है वो कैसे निकालेंगे? माना अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये बराबर हो जाएगा बेटा I-1 अपॉन n-1। आप एक बार एग्जाम में, नीट की बात तो नहीं है कि दूसरे एग्जाम में सीधे ये फार्मूला पूछा गया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वॉल्ट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन है, तो अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। n क्या है? वही एक पार्टिकल के टूटने से जितने पार्टिकल मिल रहे हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला मर्क्यूरिक क्लोराइड 80% डिसोसिएट कर रहा है, गारंटी है आफ्टर वैल्यू ज्यादा होगी, बिफोर वैल्यू कम होगी, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। आइए निकाल कर देखते हैं। तो अल्फा की जगह रखेंगे 80%, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू आई निकालना है -1 अपॉन n की वैल्यू। एक मर्क्यूरिक आयन देगा, 2 क्लोराइड आयन, तो कुल कितने आयन दे दिए? 3 -1। ओके, 3 से 1 गया, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई किया 160 अपॉन 100 1.6, और 1.6 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये 2.6 आएगा। ये देखिए, यहां से ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर ये मर्क्यूरी क्लोराइड 100% टूटता तो आई की वैल्यू n के बराबर आती 3, लेकिन ये 80% टूट रहा है तो 3 से कुछ कम आई 2.6। इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सही है, वर्किंग है, हम इसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बेटा, तो पहला केस बन गया, डिसोसिएशन का केस बन गया। 100% टूटेगा, आई की वैल्यू n के बराबर लगा देंगे, और पार्शली अगर टूटेगा तो अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। राइट बेटा, चलिए अगला केस हम लोग देख लेते हैं, एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन मतलब ढेर सारे पार्टिकल जुड़कर एक सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं। आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम आएगी, गारंटी है। जैसे यहां पर भी मैंने 2 केस बनाए। इफ 100% एसोसिएशन, और दूसरा इफ α% एसोसिएशन। ठीक है, देखो बेटा, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पर ढेर सारे पार्टिकल मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं। राइट, डिसोसिएशन में क्या था? एक पार्टिकल टूटकर ढेर सारे पार्टिकल दे रहा है, और यहां पे ढेर सारे पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिएगा, यहां पर सिंपल आई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n। n का मतलब है जितने पार्टिकल जुड़ रहे हैं। जैसे 2 पार्टिकल जुड़ रहे हैं, डाइमेराइजेशन हो रहा है, n की वैल्यू 2 हो गई।
3 पार्टिकल जुड़ रहे हैं, ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि एसिटिक एसिड अंडरगोज डाइमेराइजेशन। सबको मालूम भी होता है बेटा, हो सकता है ये चीज एग्जामिनर आपको ना बताए, क्योंकि ये एक नीट एस्पिरेंट को मालूम होना चाहिए कि एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमेराइज करेगा। एसिटिक एसिड अंडरगो डाइमेराइजेशन इन बेंजीन, इसका मतलब क्या हो गया, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो I बराबर आ जाएगा 1/2.5, राइट बेटा। और अगर हम लोग यहां पे बात करें अल्फा परसेंट एसोसिएशन हो रहा है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बराबर, अब देखना बेटा समझना, जब डिसोसिएशन था तो I की वैल्यू 1 से बड़ी थी, बड़े से छोटे को घटाएंगे। जब एसोसिएशन होगा I की वैल्यू 1 से छोटी है तो बड़े से छोटे को घटाएंगे। वहां पे था I-1, यहां पे हो गया 1 - I अपॉन, वहां पे था n-1, यहां पर हो जाएगा 1 - 1 अपॉन n। यस, ये याद ही रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है, एग्जाम में आपका समय बचेगा। अल्फा बराबर 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकालना भी सीख लिया। तो मैं अपनी बातों को रिकॉल करना चाहूंगा, मुझे 2 मिनट दीजिए, लिख लीजिए पहले इसको। अब सुनना बेटा, मेरी बातें क्या है, देखिए अगर हमारा सॉल्यूट अब सारी बातें किनारे करो, एक बात समझो, अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने फार्मूले आप लोगों ने अभी तक पढ़े थे सभी में I से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो बात। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो टूटा तो नंबर ऑफ आयन बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, अगर वो जुड़ा नंबर ऑफ आयन घटे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई। मतलब हमने फार्मूलों से जो कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल वैल्यू आई वो दोनों सेम नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालें, फार्मूले वाले में I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ओके, 2 केस बनाए, डिसोसिएशन का और एसोसिएशन का। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो I की वैल्यू n के बराबर, और अगर अल्फा परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। एसोसिएशन में आ जाओ, अगर n पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं और ये 100% है तो I बराबर 1 अपॉन n, और अगर n पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बना रहे हैं और ये अल्फा परसेंट है तो अल्फा बराबर 1 - I अपॉन 1 - 1 अपॉन n। डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, आपका समय बहुत बचेगा। करने को मैं इसको डिराइव करके दिखा सकता था, 1 लेता, 0 लेता, 1 - अल्फा, यहां पे 2 अल्फा 3 अल्फा वटेवर लिखता, वो बेफालतू में समय की बर्बादी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप सब कुछ कर चुके हैं, यहां पे आप सीधे फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, और एक गोल्डन पॉइंट सुन लीजिए, अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी जा रही है तो हम हमेशा मान के चलेंगे 100%, चाहे डिसोसिएशन का केस हो चाहे एसोसिएशन का केस हो, राइट बेटा। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आइए कुछ हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। आइए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, मैं करूंगा क्वेश्चन, अब आप लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। इफ decimolar solution of K4 FeCN6, दोस्तों जैसे ही आपने देखा K4 FeCN6 तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट है सारे फार्मूलों में I से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज 50% dissociated, 50% dissociated at 27 डिग्री सेल्सियस।
देन कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। सुनेगा बेटा, जैसे ही देखा इलेक्ट्रोलाइट है, खटाक से समझ गए हमें एक्चुअल वैल्यू बतानी है, तो I इंटू CST। ओके, तुरंत हमने सारे फार्मूलों में I से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। I की वैल्यू कैसे निकालने, तो आ जाइए बेटा, सब लोग यहां पर आइए। 50% डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा की जगह लिख दिया 50/100 बराबर I निकालना है -1/n की वैल्यू। 4 पोटेशियम, 1 कॉम्प्लेक्स, 5 में से 1 आपने घटा दिया, तो ये 1/2 और ये 4, 2 2 4, I की वैल्यू 3 आ जाएगी। बस उठा के रख दीजिए, I की वैल्यू 3 हो गई। कंसंट्रेशन डेसीमोलर है, 1/10 हो गया। R की वैल्यू 0.0821। अगर 0.0821 रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा प्रेशर आपका ATM में आएगा, और टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दीजिए तो 300 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर इन एटमॉस्फेयर। ओके, 0.0821 रखना ये हमारी मजबूरी भी है। पूछो क्यों? मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी दी गई है 1/10, और मोलैरिटी में जो वॉल्यूम रखा होगा वो लीटर में होगा, और जब वॉल्यूम होता है लीटर में, प्रेशर होता है ATM में, तो R की वैल्यू होती है 0.0821। यस, यहां पे आप कोई दूसरी वैल्यू रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में रखा है, और मोलैरिटी में होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी केमिस्ट्री की, R की वैल्यू। ओके, तो ये देखिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अपने को मालूम है कि जैसे ही अपन ने देखा इलेक्ट्रोलाइट है, खटाक से अपन ने I से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और I को कुंडली में जाकर कैलकुलेट कर लिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं करूंगा, आप देखेंगे। 0.04 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा 2.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। अच्छा भाई, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। आइए, हमें मालूम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। हमारे पास एक सॉल्यूशन है Na2SO4 का, और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास ग्लूकोज का। ठीक, अब अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, हमने खटाक से लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब ध्यान देना बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो पाई का जब फार्मूला लगाओगे तो I इंटू CST लगाओगे। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो पाई का जो फार्मूला लगाओगे I से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, और अगर तुम I से मल्टीप्लाई करोगे भी तो चूंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम तो कहेंगे I का इस्तेमाल ही मत करिए, CST, ST से ST कट गया, ये गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो यहां से देखिए बच्चों, आपने I का वैल्यू निकाला, तो I इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट 0.04, और कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन है 0.1। दशमलव हटेगा, वहां 0 बढ़ जाएगा, तो I का वैल्यू यहां से आ गया 10/4, दैट इज 2.5। हमसे I नहीं पूछा गया, हमसे अल्फा पूछा गया था सोडियम सल्फेट का,
तो अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। I की वैल्यू आई है 2.5, n की वैल्यू जब ये टूटेगा तो 2 सोडियम आयन, 1 सल्फेट आयन, टोटल 3 आयन आपको मिलेंगे 3 माइनस 1। ऊपर आएगा 1.5, नीचे आएगा 2। 1.5 में 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.75, और अगर इसे परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 75%। ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन से भी सिर्फ एक ही बात क्लियर हो रही है कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, दिमाग मत लगाइए, आई से मल्टीप्लाई करिए, और अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई से मल्टीप्लाई मत करिए। दैट्स इट। जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और है, आइए जरा उसे करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको मैं हटाना चाहूंगा बेटा। लोअर्स बाई 0.52 डिग्री सेल्सियस when 0.2 ग्राम acetic acid CH3COOH is added to 20 gram of benzene, 20 gram of benzene, full stop. Calculate percentage association of acetic acid। ब्रैकेट में आपको दिया है KF for बेंजीन इज, ये देना पड़ेगा उनको, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये आपको दिया गया है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब जरा बेटा देखिएगा, अब जरा, तो बेटा अब इस क्वेश्चन को जरा अपन लोग करते हैं। ठीक है, अब सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लोवर्स बाई 0.52 डिग्री सेल्सियस। सुनो बेटा जरा, यहां पर बेंजीन क्या हो गया अपना सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें अपन ने सॉल्यूट क्या डाला है, एसिटिक एसिड। अपन को मालूम है कि सॉल्यूट को जैसे अपन डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही उन्होंने बोला कि जब एसिटिक एसिड के 0.2 ग्राम को हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट लोवर्स बाई 0.52 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन्होंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया 0.52 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कब दिया, जब सॉल्यूट का वेट आपने ऐड किया है 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड। अच्छा, इन 20 ग्राम बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने दे दिया है 20 ग्राम बेंजीन C6H6। KF की वैल्यू आपको दी गई है, अपन को तो पानी का याद होता है, बाकी ये लोग वैल्यू दे देते हैं, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और इन्होंने पूछा है परसेंटेज एसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू ये पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलैलिटी का फार्मूला लगाएंगे, वहां से अपन I का वैल्यू निकालेंगे और फिर I के वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा बराबर 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n में, खटाक से हमारा अल्फा आ जाएगा। ओके, तो आज बार क्या करेंगे, चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों इलेक्ट्रोलाइट है सबको मालूम है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड डाइमराइज करेगा, अपन ने खटाक से I का इस्तेमाल किया, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट T नॉट माइनस TS, जरूरत नहीं है, सीधे इन्होंने वैल्यू दे दी है 0.52। I अपन को निकालना है, KF की वैल्यू
5.12 into molality, moles of solute upon mass of solvent in gram into 1000. मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट दिया गया है तो 0.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे 12 3 15, 15 और 1 16, CO2 का होता है 44, 44 में 16 जोड़ो 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 दिया है, ग्राम में रख रहे हो ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब यहां से अपन आई का वैल्यू निकालेंगे। आई का वैल्यू अगर निकालें अपन, अगर देखा जाए तो इससे अपन अगर ये काट सकते हैं, 0.52 है और यहाँ पे 5.12 है, अगर दशमलव को इधर ले जाएं तो एक जीरो अपना बढ़ जाएगा और इसको अगर इससे अपन काट दें, राइट, तो इसको इससे काट दिया, यहाँ पे 10 आ गया, राइट। तो आई बराबर आ जाएगा 60 इंटू 20 1200 अपॉन 2 इंटू ये 2 हो गया ना, इंटू 1000, तो ये अपन की वैल्यू आ गई आई बराबर 123.6। आई की वैल्यू बेटा क्या आ गई 0.6। हम लोगों को निकालना था अल्फा। मैं क्वेश्चन को रब कर दे रहा हूं, अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। आई की वैल्यू आ गई है 0.6 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन। एसिटिक एसिड डाइमराइज करता है, याद भी होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन कभी बताएगा नहीं आपको। एसिटिक एसिड डाइमराइज करेगा, बेंजोइक एसिड डाइमराइज करेगा, दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऊपर बेटा आ गया 0.4, नीचे आ गया 1/2, 2 चला गया ऊपर 0.8। अगर परसेंट में बदलोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 80%। ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इस सवाल से या पिछले तीनों सवालों से मैं एक ही बात बस आपको सिखा रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने आ जाए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सारे फार्मूलों में आई से मल्टीप्लाई करिए और दिल खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट बेटा। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने और पेश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है करने में, जरा देखिएगा उस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बेटा 10 की पावर -3 मोलल PT NH3 का होल 4 Cl4 in water shows a depression in freezing point equals to 0.0054 degree Celsius, then its correct formula will be, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, PT NH3 का होल 4 Cl4, दूसरा PT NH3 का होल 4 Cl2, तीसरा PT NH3 का होल 4 Cl3 और चौथा फार्मूला है PT NH3 का होल 4 Cl3Cl। ओके, ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अगेन देखिए, ऑप्शन को देखकर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा ये सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। तभी देखिए टूट रहे हैं ना, ये टूट कर आपको कितने आयन देगा, 4 क्लोराइड 1 कॉम्प्लेक्स,
यहां से आपको 5 आयन मिलेंगे, 2 और 1 यहां से आपको 3 आयन मिलेंगे, 3 और 1 यहां से आपको 4 आयन मिलेंगे, 1 और 1 यहां से आपको 2 आयन मिलेंगे। तो ये गारंटी है कि आपका जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में बढ़ जाएंगी। इसलिए हम सारे फार्मूलों में वन टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब सुनो लॉजिक क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन से आई की वैल्यू निकाल लें तो आई की वैल्यू निकालकर अपन को यह पता चल जाएगा कि ये टूटकर कितने आयन दे रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अल्फा तो दिया ही नहीं गया। आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं अगर अल्फा मेंशन ना किया जाए तो हम 100% मानेंगे। राइट, इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो आई की वैल्यू आएगी वही एन की वैल्यू होगी, और वो एन जिससे मैच करेगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो अपना फोकस है आई का वैल्यू कैसे निकालें। आप देख सकते हैं इन्होंने क्या क्या दिया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.0054 दिया है, मोलैलिटी 10 की पावर -3 दी है, और पानी में डिसॉल्व किया है तो केएफ एक्वा सॉल्यूशन बनाया है 1.86 होगा। आपने फार्मूला लगाया डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी। राइट, डेल्टा टीएफ रख दीजिए 1 2 3 5.4 इंटू 10 की पावर -3। आई निकालना है, केएफ की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी 10 की पावर -3, 18 तिहाई 54, ऑन एवरेज 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 3 आ रही है तो बिकॉज अल्फा इज नॉट गिवन हेंस वी कंसीडर 100% dissociation. So I is equal to N is equal to 3। तो आप बताइए 3 आयन कहां से मिल रहे हैं, सेकंड वाले से मिल रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड होगा। ओके, तो ये देखिए अगेन इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं एक ही बात पर फोकस कर रहा था कि अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, टूट रहा है या जुड़ रहा है, तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है आप सभी में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अल्फा नहीं दिया गया था, आपने उसको मान लिया 100%। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर को भी क्या किया, खत्म किया। अब बेटा मेरे पास इस चैप्टर को लेकर सिर्फ 2 बातें बची हुई हैं शेष, तो आइए उन 2 बातों को हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसको हटा दिया जाए। राइट, 2 बातें बेटा हम लोग के पास बस लास्ट में शेष बची हैं। पहली बात क्या है, जरा एक बात बताइए, कंसंट्रेशन, मान लीजिए अपन मोलैरिटी की बात कर लें, मोलैरिटी की या मोलैलिटी की बात कर लो, कुछ भी कर लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ग्राम में रखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके ठीक है, मोल्स को भी ओपन करो जरा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं क्या कहना चाहता हूं तो ध्यान से आप देखिएगा। अच्छा, अब अगर मैं वेट को कांस्टेंट रखूं सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट? कह सकता हूं ना मैं। कहने का मतलब ये है मोलैलिटी एक प्रकार की कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? कह सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा सॉल्यूट का, मोलैलिटी उतनी कम हो जाएगी, मोलैलिटी जितनी कम
कंसंट्रेशन जितनी कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी कम। सर आप कहना क्या चाहते हैं, सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बोलते हैं ना एक्चुअल और कैलकुलेटेड, एक्चुअल का मतलब आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और कैलकुलेटेड का मतलब बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। एक्चुअल का मतलब जब टूटने के बाद इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है, और कैलकुलेटेड का मतलब टूटने के पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है। तो अपन लोग क्या करते थे कि एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई टाइम्स टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सुनना, चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली है, तो अगर इसी फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में बनाएं तो जहां पर लिखा है एक्चुअल, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल, वहां आ जाएगा कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल आई इनटू, और जहां लिखा है कैलकुलेटेड वहां पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल। बस मैं ये चीज आपको बताना चाहता था, ये चीज बस, कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन है। कभी कभी हमारे एग्जाम में सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, हमें ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाएगा, कैलकुलेटेड हम एटॉमिक मास को जोड़कर निकाल लेंगे, कभी कभी वो भी दे दिया जाता है, उसकी हेल्प से आई आ जाएगा और आई की हेल्प से अल्फा आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बच्चों यहां से भी बनता है। ओके, अच्छा इसी चीज को ध्यान रखिए बेटा, कैसे याद करेंगे। जैसे एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमारे ब्लड में आ गया, आई टाइम्स टू कैलकुलेटेड। मॉलिक्यूलर वेट में मामला उल्टा, चाहो तो ऐसे समझ लो या चाहो तो इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पर एक्चुअली रहने दो, आई को 1/I कर दो, मतलब मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल की जगह एक्चुअली रहने दो और आई की जगह कर दो 1/I, और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेटेड CAL। तो आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। राइट बेटा, जैसे देखिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो रिलेशन है, जस्ट इनवर्स रिलेशन जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट में होगा। ठीक है, चाहो तो शब्दों को बदल दो या चाहो तो शब्दों को वही रख रहे हो तो आई को इनवर्स कर दो। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछा गया, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व का मतलब एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, कैलकुलेटेड का मतलब थ्योरेटिकल। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज 65.4 and 164, full stop. Calculate its degree of dissociation. एग्जामिनर मेहरबान है आपके ऊपर, उसने कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया, ना देता तो एटॉमिक मास को जोड़कर निकाल लेता। ठीक, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। सबसे पहले क्या चाहिए होगा, अल्फा, आई की वैल्यू चाहिए होगी, और आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिए गए हैं तो आपने फंडा लगाया, मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल, शब्दों को मैं वही रख रहा हूं, तो आई को क्या कर दूंगा, इनवर्स, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट 65.4 बराबर 1/I इंटू कैलकुलेटेड 164। तो यहां से I की वैल्यू आ गई 164/65.4।
ओके, सॉल्व कर लो बेटा इसको जरा। 164 अपॉन 65.4, यस 2.5। अपन से आई नहीं पूछा गया, अपन से अल्फा पूछा गया। अल्फा कैसे निकालेंगे? डिसोसिएट हो रहा है i -1 अपॉन n -1। i की वैल्यू है बेटा 2.5 -1 अपॉन n की वैल्यू। एक मॉलिक्यूल से टूटने पर कितने पार्टिकल मिलेंगे? एक कैल्शियम, 2 नाइट्रेट, 3 मिलेंगे। 3 -1, ऊपर आया बेटा 1.5, नीचे आया 2, तो 0.75, और परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 75%। दिस इज अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी के साथ देखिए बेटा, हम लोगों ने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म कर लिया और लास्ट में एक मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा, राइट। इसके बाद चैप्टर तो यहां पे खत्म हो चुका है, बट एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही जरूरी है वो ट्रिक। बहुत सारे सवाल उसके ऊपर आएंगे, बिना पेन चलाए हम लोग सवाल को करेंगे। ओके, क्या है वो ट्रिक सुनिएगा। देखिए, जो भी लेक्चर आपने क्लास करी या आज के लेक्चर आपने देखा, इन सभी से हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू को निकाला, कैलकुलेट किया और सॉल्व किया। अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, एक ट्रिक है। इफ क्वेश्चन इज ऑन कंपैरिजन, बच्चों अगर क्वेश्चन कंपैरिजन का है, आपको मान लीजिए 2 सॉल्यूशन दे दिए गए, सवाल ने पूछा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू नहीं पूछ रहा, किसका ज्यादा किसका कम, कंपैरिजन पूछ रहा है। मान लीजिए आपको उसने 4 सॉल्यूशन दे दिए और पूछ लिया बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू नहीं पूछी, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछा है। तो अगर क्वेश्चन कंपैरिजन पर है तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा। 4 तो पढ़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। साथ ही साथ यहां पर अपन ने वेपर प्रेशर पढ़ा, यहां पर अपन ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा और यहां पर अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा। तो देखा जाए तो ओवरऑल अपन ने 4 चीजें ये पढ़ी, 3 चीजें ये पढ़ी, टोटल हमारे पास हो गई 7 चीजें हो गई। ठीक, अगर मैं पहले आपको रिकॉल करवा दूं, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, वेपर, ये सारी चीजें उतनी ज्यादा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इनको देखें, आप दिमाग पे जोर डालिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते थे वेपर प्रेशर घटता जाता था, और वेपर प्रेशर घटने से फ्रीजिंग पॉइंट भी जो था वो घटता जाता था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता था। मतलब ये चारों चीजें और ये 5वीं चीज, ये चीजें कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ती हैं, बट वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे घटता है। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑल क्वांटिटी एक्सेप्ट वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन। यस, मैं बिल्कुल कह सकता हूं सारी क्वांटिटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। यहां पे क्वांटिटी का मतलब 7 चीजों से है, 4 आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और 2, एक बॉइलिंग पॉइंट, एक वेपर प्रेशर, एक फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बढ़ती हैं, लेकिन वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घटता है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं।
ठीक है। और बच्चों यहां पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब होगा I इंटू एम, चाहे स्मॉल एम बोल दो चाहे कैपिटल एम बोल दो, दैट्स इट। तो कभी भी कंपैरिजन पर क्वेश्चन पूछा जाए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, कभी भी कंपैरिजन पर क्वेश्चन आए किसी फार्मूले का इस्तेमाल मत करिए। आप सिंपल समझिए सारी चीजें एक्सेप्ट वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन I इंटू एम, चाहे स्मॉल एम ले लो चाहे कैपिटल एम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे जरा इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और उसी के साथ अपनी बातें खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन आया लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज फॉर, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू नहीं पूछी, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा ये पूछा है। कंपैरिजन कराया जा रहा, कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन एक्सेप्ट वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला 0.1 मोलल एनिलीनियम क्लोराइड, दूसरा 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा 0.1 मोलल ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और चौथा बोल दिया ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम, ठीक है। अब देखना फ्रीजिंग पॉइंट कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा सारी चीजें होंगी ज्यादा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर होगा कम। मतलब जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा आए उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब बस आपको ये देखना है इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी है, निकालिए यहां पर। आई एक मिलेगा कैटायन एनिलीनियम आयन, एक मिलेगा क्लोराइड, 2 मिले, आई बराबर एन। जब तक परसेंटेज ना दिया जाए हम 100% मान के चलेंगे, आई की वैल्यू एन के बराबर, तो आई की जगह रखा 2 और मोलैलिटी कितनी है 0.1। इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन आई, 1 कैल्शियम 2 नाइट्रेट, 3 इंटू 0.1। आई ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 1 इंटू 0.1। आप बताइए इसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, राइट बेटा। तो दिस इज योर आंसर, और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। जाना नहीं है अभी, मेरी बातें सुननी है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में सवाल पूछते हैं किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। सॉल्व कर लिया आपने ना, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे ही देख रहे हैं, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, आंसर क्या हो जाता है बेटा, बोलो बी। ओके, मान लो क्वेश्चन आ जाता किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सारी चीजें इफेक्टिव कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है, तो जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, और सबसे कम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है सी की, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सी का। मान लो क्वेश्चन आ जाता किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जिसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। आंसर बच्चे हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से अगर कभी भी क्वेश्चन कंपैरिजन पे आ रहा है, आप कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ऑल क्वांटिटी एक्सेप्ट वेपर प्रेशर and freezing point is directly proportional to effective concentration I into M, चाहे स्मॉल m ले लो चाहे कैपिटल M ले लो। मित्रों जाते जाते मैं एक बात क्लास की आपको और रिवाइज कराना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में मैंने बोला था परसेंटेज या वेट का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आपको परसेंटेज या वेट दिया जा रहा है तो आप सबसे पहले उसको कंसंट्रेशन में तब्दील कर लें।
आपको सारे फार्मूले वेल क्लियर हैं, याद है, परसेंटेज को मोलैरिटी में कैसे बदलते हैं। तो इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में नहीं होगा, इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे कंसंट्रेशन की। आई होप आप लोगों का जो छोटा सा लेक्चर क्लास में छूट गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी शीट को सॉल्व कर सकते हैं, शीट सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू।